दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक छोटा सा लेकिन जरूरी बदलाव साझा कर रहा हूं। आप लोग इस कहानी को सुनते हैं, इसे महसूस करते हैं और आपकी वजह से ही ये सफर आगे बढ़ता है। इसलिए अब से कहानी एक नए नियम के साथ आगे जाएगी, ताकि हम दोनों इस यात्रा में बराबर जुड़े रहें। अब से नियम यह है, अगर एक एपिसोड पर 50 लाइक और 20 कमेंट पूरे हो जाते हैं, तो उसी दिन नया एपिसोड जारी किया जाएगा। आपका लाइक, आपकी प्रतिक्रिया और आपका एक छोटा सा कमेंट इस कहानी की असली ताकत है। आपके शब्द मुझे बताते हैं कि कहानी किस दिशा में ले जानी चाहिए और क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। यही वजह है कि ये नियम सिर्फ शर्त नहीं, बल्कि आप और मेरे बीच की एक साझेदारी है। आप अपना हिस्सा निभाइए, 50 लाइक प्लस 20 कमेंट, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। उसी दिन एक नया ताजा एपिसोड तुरंत हाजिर करूंगा। प्रिय साथियों, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मैं नियमित रूप से एपिसोड अपलोड करता हूं, लेकिन लगता है कि वे आप सभी तक समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। शायद इसी कारण आपका प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स भी कम दिखाई देता है। यदि आपको मेरी कहानियां सच में पसंद आती हैं, तो आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया बेल आइकन अवश्य चालू कर लें, ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए, सबसे पहले सूचना सीधे आपके पास पहुंचे। आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। कृपया बेल आइकन अवश्य ऑन कर दें। आप सभी का धन्यवाद। एपिसोड 211 योग्य दंड। जब जय सिंह सिन्हा परिवार के द्वार पर पहुंचा तो अमरेंद्र सिन्हा पहले से ही लोगों के एक समूह के साथ काफी देर से बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। मिस्टर सिंह दूर से जय सिंह को देखते ही अमरेंद्र सिन्हा ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाया। अगर किसी ने ये दृश्य देखा होता तो वे निश्चित रूप से अंदर तक चौंक जाते। विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में से एक सिन्हा परिवार के मुखिया अमरेंद्र सिन्हा जय सिंह को इतना सम्मान दे रहे थे। जय सिंह ने उन्हें अनदेखा किया, जेब में हाथ डाले और सिन्हा परिवार के सदस्यों के पास पहुंचा। उसकी नज़र भीड़ पर घूमी और जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अमरेंद्र सिन्हा, इतने सारे लोगों को इस तरह इकट्ठा करके क्या तुम मुझसे फिर से लड़ने की योजना बना रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? अमरेंद्र सिन्हा ने जल्दी से झुककर अपना सिर हिलाया। मैं सिन्हा परिवार के सदस्यों को मिस्टर सिंह से क्षमा मांगने के लिए बाहर लाया हूँ। क्षमा मांगने? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए अमरेंद्र सिन्हा की ओर देखा। सच्ची क्षमा या झूठी? अमरेंद्र सिन्हा, निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर भी ईमानदारी की कमी तो नहीं है ना? अमरेंद्र सिन्हा का चेहरा शर्मिंदा हो गया और वे साथ में हंसे। निश्चित रूप से यह एक सच्ची क्षमा है मिस्टर सिंह। इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, ये सब मेरी बूढ़ी और धुंधली आंखों, मेरे ढीले अनुशासन के कारण है। इस अपराध के लिए मैं मिस्टर सिंह से क्षमा चाहता हूं। तुम्हारी आंखें वास्तव में धुंधली हैं, जय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। इन वर्षों में क्या तुम्हें सच में कोई अनुमान नहीं है कि नागलोक वाटिका ने कितना गंदा धन कमाया है? अगर कोई और इस तरह बात कर रहा होता तो अमरेंद्र सिन्हा क्रोध से फट पड़ते, लेकिन उनके सामने जो व्यक्ति था वह जय सिंह था। वे क्या कहने की हिम्मत कर सकते थे? अमरेंद्र सिन्हा ने कहा, मिस्टर सिंह सही कह रहे हैं, यह मामला वास्तव में मेरी खराब निगरानी से उत्पन्न हुआ है और मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। क्या तुम जानते हो कि मुझे कनिष्क सिन्हा को अपंग क्यों करना पड़ा? जय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। अमरेंद्र सिन्हा ने उत्तर दिया, कनिष्क सिन्हा ने बहुत पाप किए हैं, उसे उसका दंड मिला, तुम अभी भी कारण नहीं समझे? जय सिंह ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर कहा, इन वर्षों में तुम्हारे सामने कनिष्क सिन्हा वास्तव में एक आज्ञाकारी पुत्र परिवार का एक स्तंभ प्रतीत होता था। लेकिन क्या तुमने कभी यह जांचने की हिम्मत की है कि वह तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रहा था? मैं तुम्हें ये बताता हूं, इन सभी वर्षों में कनिष्क सिन्हा के हाथों मरने वालों की संख्या 30 नहीं तो 50 से कम नहीं है, और जो लोग कनिष्क सिन्हा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाए गए हैं उनकी संख्या 200 नहीं तो 300 से कम नहीं है। इतने सारे लोग बर्बाद हो गए, परिवार टूट गए, पत्नियां और बच्चे बिखर गए। ये तुम्हारे आज्ञाकारी तीसरे बेटे के कर्म है क्या? अमरेंद्र सिन्हा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उन्होंने जय सिंह को घूरा। मिस्टर सिंह, क्या आपसे कोई भूल हो रही है? कनिष्क धन का थोड़ा लालची हो सकता है, लेकिन वह इतना विवेकहीन नहीं होगा। हमारा सिन्हा परिवार, हम थोड़े अभिमानी और दबंग हो सकते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बस असंभव है। मिस्टर सिंह ने जो कुछ भी कहा वह सच है। अचानक दूर से एक वीरोचित आवाज आई। ऊपर देखने पर अमरेंद्र सिन्हा ने नागेश नायक को तेजी से आते देखा। उनकी गति अत्यंत तेज थी, लगभग जैसे वे जमीन के ऊपर उड़ रहे हों। भीड़ ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि वे जानते थे कि नागेश नायक शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने उन्हें इस तरह चलते हुए कभी नहीं देखा था। बिना जमीन को छुए चलना, क्या ये किसी देवता की क्षमता नहीं थी? नागेश नायक जल्दी से जय सिंह के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मास्टर सिंह, अभिवादन। वापस करने की घटना के बाद नागेश नायक का जय सिंह के प्रति रवैया और भी सम्मानजनक हो गया था, जो जल्दी से मिस्टर सिंह से मास्टर सिंह में बदल गया। नायक जी, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, इस बात की सराहना करते हुए कि नागेश नायक उस प्रकार के व्यक्ति थे जो अपनी गलतियों को सुधारते थे।
इसके अलावा नायक परिवार के दबंग स्वभाव के बावजूद उन्होंने स्वर्ग और तर्क के विरुद्ध कोई घृणित कार्य नहीं किया था, जो जय सिंह की सहनशीलता का एक बड़ा कारण था। जैसा कि जय सिंह ने कहा था, वह न तो कोई संत था और न ही दुख दूर करने वाला बोधिसत्व। हालांकि वह अपने सामने प्रकट होने वाली घटनाओं से आंखें नहीं मूंद सकता था। अगर वह अन्याय का सामना करने वालों की सहायता के लिए अपनी तलवार नहीं निकाल सकता तो उसकी महान क्षमताओं का क्या उपयोग था। नागेश नायक अमरेंद्र सिन्हा की ओर मुड़े और ठंडे स्वर में कहा, अमरेंद्र, मुझे लगता है कि तुम सच में बूढ़े हो गए हो। इन वर्षों में क्या तुम्हें सच में उन कई चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था जो कनिष्क सिन्हा ने तुम्हारी पीठ पीछे की? उसने आखिर किया क्या? अमरेंद्र सिन्हा ने हैरान होकर पूछा। नागेश नायक ने एक फाइल बैग अमरेंद्र सिन्हा को दिया। ये कनिष्क सिन्हा के एक करीबी अनुयायी से मिला है, खुद ही देख लो। अमरेंद्र सिन्हा ने फाइल बैग खोला और थोड़ी देर बाद उनका रंग पीला पड़ गया। फाइल में कनिष्क सिन्हा के सभी कुकर्मों और आरोपों का विवरण था। इन वर्षों में कनिष्क सिन्हा ने नागलोक वाटिका को एक केंद्र के रूप में उपयोग करके काफी अवैध संपत्ति जमा की थी। उन बॉस लोगों को खुश करने के लिए वह हर जगह से सुंदर लड़कियों को लाता रहा। पहले उसने उन्हें धन का लालच दिया, लेकिन जैसे जैसे उन बॉस लोगों की मांगें बढ़ती गईं, उसके पास अपहरण शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अपहृत लड़कियां जो अंततः दबाव और जबरदस्ती के तहत झुक गईं, वे मुश्किल से जीवित थीं। जो अन्य लड़कियां विद्रोही बनी रहीं, उनका भाग्य क्रूर था। अपमान सहते हुए उनकी दुखद मृत्यु हो गई। कुछ डेस्परेटली जीवन से चिपकी हुई मदद के लिए घर संदेश भेजने में कामयाब रहीं, लेकिन जब उनके परिवार आए तो उन्हें कनिष्क सिन्हा की शक्ति से चुप करा दिया गया, यहाँ तक कि उनका पीछा किया गया और व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया। इन सभी घटनाओं का समर्थन तस्वीरों समेत सारणी और सबूतों से किया गया था, जिससे अमरेंद्र सिन्हा के लिए अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अमरेंद्र सिन्हा का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। वह ऐसे अमानवीय कार्य कैसे कर सकता है इतने पुख्ता सबूतों के साथ? क्या तुम अभी भी विश्वास नहीं करते? नागेश नायक ने जवाब दिया। अमरेंद्र सिन्हा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वे एक दशक बूढ़े हो गए हों। फाइल बैग को कसकर पकड़ते हुए उन्होंने दांत पीसकर कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि वह ऐसे पाशविक कर्म कर सकता है। नायक जी, मिस्टर सिंह, इस बार मेरे सिन्हा परिवार की गलती है। मैं अमरेंद्र सिन्हा कोई भी दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। नागेश नायक ने कुछ नहीं कहा, बस जय सिंह की ओर देखा। जय सिंह ने उदासीनता से कहा, अमरेंद्र सिन्हा, जिस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए था उसे पहले ही दंडित किया जा चुका है। कनिष्क सिन्हा अपना शेष जीवन बिस्तर पर बिताएगा, यही उसका दंड है। हालांकि सिन्हा परिवार को भी एक बयान देना चाहिए। क्या कनिष्क सिन्हा द्वारा हानि पहुंचाए गए लोगों को सिन्हा परिवार द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए? अमरेंद्र सिन्हा ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से घोषणा की, अभी से मैं अमरेंद्र सिन्हा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अपने परिवार की आधी संपत्ति छोड़ने को तैयार हूं। आह! सिन्हा परिवार के सदस्यों ने आश्चर्य से चिल्लाया। सिन्हा परिवार की आधी संपत्ति? वह कितनी होगी? कम से कम 2 या 300 अरब। अमरेंद्र सिन्हा का निर्णय क्या यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं था? चुप रहो, अमरेंद्र सिन्हा चिल्लाए और भीड़ तुरंत शांत हो गई। अमरेंद्र सिन्हा ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि यह धन इन लोगों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। ये केवल सिन्हा परिवार की ईमानदारी की अभिव्यक्ति है। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो सिन्हा परिवार अभी भी दंड स्वीकार करने को तैयार है। जय सिंह मुस्कुराया, अमरेंद्र सिन्हा के कंधे पर थपथपाया और कहा, परिवार के मुखिया सिन्हा, इस बार आपने मुझे वास्तव में अपनी ईमानदारी दिखाई है। हालांकि मैं आपको सलाह देता हूं, भविष्य में जिन्हें आप नियुक्त करते हैं उनके साथ अधिक समझदार बने। जैसा कि कहा जाता है, ऊपर वाला सब देखता है। अगर आप कनिष्क सिन्हा को पहले रोक सकते तो आप अब तक अपनी बेटी से मिल चुके होते। अमरेंद्र सिन्हा चौंक गए और आश्चर्य से जय सिंह को देखने लगे। आपको ये कैसे पता चला है? जय सिंह हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है ये फाइल बैग कहाँ से आया है? अमरेंद्र सिन्हा हैरान थे, क्या यह वह नहीं है जो नायक जी ने कनिष्क सिन्हा के भरोसेमंद सहयोगी से पाया था? तुम यहाँ गलत हो। नागेश नायक हंसे, अमरेंद्र, मैं तुम्हारे तीसरे भाई की बिना किसी कारण के जांच क्यों करूंगा? ये बात मुझे मिस्टर सिंह ने बताई थी, यहाँ तक कि इस फाइल बैग का सटीक स्थान भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं, अन्यथा मैं इसे ढूंढ नहीं पाता। अमरेंद्र सिन्हा और भी चकित थे। मिस्टर सिंह, आपको ये कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे तीसरे भाई की बहुत समय से जांच कर रहे थे? ये पूरी तरह सच नहीं है। जय सिंह ने अपना सिर हिलाया, मैं बस थोड़ी चेहरा पढ़ने की कला जानता हूं और उसी से यह पता लगाया। तुम्हारी बेटी के मामले सहित अमरेंद्र सिन्हा, सिन्हा परिवार ने इन वर्षों में बहुत अधिक पाप किए हैं और उसका प्रतिफल इस बेटी पर पड़ा है। यदि तुम समय पर सुधार करते हो तो शायद तुम अपनी बेटी को जल्दी देख सकते हो, अन्यथा तुम इस जीवन में उसे फिर से देखने के बारे में भूल सकते हो। अमरेंद्र सिन्हा पूरी तरह से चकित थे, फिर भी उन्हें बाद में राहत महसूस हुई। जय सिंह जो बातें कह रहा था उससे उन्हें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पहले ही ढूंढ लिया था। वह रामपुर शहर में थी। एक बार जब वह यहाँ अपने मामलों से निपट लेंगे तो वह अपनी बेटी को पहचानने के लिए रामपुर शहर जाएंगे।
ये कैसे संभव हो सकता है कि वह उसे इस जीवन में कभी न देख पाए। बेशक जब वह ये सोच रहे थे, अमरेंद्र सिन्हा ने फिर भी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए रखा। मिस्टर सिंह, सही है, मेरा सिन्हा परिवार निश्चित रूप से इस मामले के लिए पूरी तरह से संशोधन करेगा, मुझे उम्मीद है। जय सिंह ने सिर हिलाया। कौस्तुभ सिन्हा पर एक नज़र डाली और कहा, मुखिया सिन्हा, मैं आपको सलाह देता हूँ, कौस्तुभ सिन्हा कनिष्क सिन्हा से बहुत अलग नहीं है। परिवार के मामलों के लिए वह जितना कम शामिल हो उतना अच्छा है। कौस्तुभ सिन्हा तुरंत हक्का-बक्का रह गया। क्या जय सिंह के शब्द उसे इस समय एक मृत अंत में नहीं धकेल रहे थे? अमरेंद्र सिन्हा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं मिस्टर सिंह के शब्दों को ध्यान में रखूंगा और उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। बेहतर है अगर तुम उन्हें याद रखो। जय सिंह ने अपनी हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। चलो आज के मामलों को यहीं छोड़ दें। अमरेंद्र सिन्हा, अपने लिए डरो। इसके साथ जय सिंह मुड़ा और चला गया, एक पल भी और नहीं रुका। अमरेंद्र सिन्हा ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि इस बार जय सिंह के लिए उनकी प्रशंसा वास्तविक थी। हालांकि कनिष्क सिन्हा को जय सिंह ने अपंग कर दिया था। कनिष्क सिन्हा के कर्मों को देखते हुए भले ही जय सिंह ने उसे मार डाला होता, अमरेंद्र सिन्हा ने केवल तालियां बजाई होती। कनिष्क सिन्हा द्वारा किए गए अत्याचार वास्तव में अपमानजनक थे। नागेश नायक जय सिंह के पीछे पीछे चले गए और थोड़ी देर चलने के बाद वे हंसे। मास्टर सिंह, अमरेंद्र सिन्हा हमेशा आत्मधर्मी रहे हैं। इन सभी वर्षों में मैंने उन्हें किसी से इतना ऊबजूट होते नहीं देखा। मास्टर सिंह, आप पहले व्यक्ति हैं। जय सिंह, अगर वह इतना आत्मधर्मी बना रहता है तो मुझे उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नागेश नायक अंदर से चौंक गए। ये 10 बड़े परिवारों में से एक के मुखिया के बारे में था जिसे जय सिंह इतनी आसानी से मारने की बात कर रहा था। लेकिन जय सिंह की ताकत के साथ उसके पास वास्तव में ऐसे शब्द कहने का अधिकार था। मास्टर सिंह, एक बात है जो मुझे लगता है कि मुझे आपको सूचित करनी चाहिए। नागेश नायक ने आह भरी, मुझे खबर मिली है कि प्रेत तलवार मोहनलाल को भारत देश में वापस आ जाना चाहिए। जय सिंह, तो क्या प्रेत तलवार मोहनलाल त्रिधारी भैरवनाथ का गुरु है और अत्यंत सुरक्षात्मक है, विशेष रूप से क्रूर तरीकों के साथ? आपने भैरवनाथ को अक्षम कर दिया है। मोहनलाल की इस बार वापसी शायद आपसे बदला लेने के लिए है, नागेश नायक ने चिंताजनक रूप से कहा। इसके अलावा विश्वसनीय जानकारी के अनुसार प्रेत तलवार मोहनलाल को अब असली वेनरेबल रेल्म तक पहुंच जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, एक वेनरेबल के नीचे सभी चींटियां हैं। जय सिंह ने ठंडी मुस्कान दी। वास्तव में सामान्य युद्धकला कलाकारों के लिए एक वेनरेबल के नीचे हर कोई चींटियों जितना तुच्छ था, लेकिन जय सिंह के लिए रेल्म में अंतर उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करता था। उसने अभी तक फ्यूजन स्टेज में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी वह अकेले नागेश नायक और तेज प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। अगर वो फ्यूजन स्टेज में प्रवेश करता, भले ही सिर्फ शुरुआती स्तर पर, तो एक वेनरेबल क्या मायने रखता? अचानक जय सिंह ने पूछा, तुम भैरवनाथ के साथ संबंधी हो, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? आह, नागेश नायक चौंक गए। वो मोहनलाल के बारे में बात कर रहे थे, फिर भी जय सिंह ने अपनी स्थिति पर बात ला दी थी। क्या जय सिंह वास्तव में मोहनलाल को इतना नजरअंदाज कर रहा था? एक पल की चुप्पी के बाद नागेश नायक ने कहा, मास्टर सिंह, सच कहूं तो भैरवनाथ के साथ संबंधी बनना एक डेस्परेशन का कदम था। आपको मेरे नायक परिवार की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। दक्षिण युद्धकला टेक्निक में बहुत सारी खामियां हैं और मेरा समय कम हो रहा है। एक बार मैं गिर गया तो नायक परिवार वास्तव में ढह जाएगा। मेरे पास नायक परिवार का समर्थन करने में मेरी मदद करने के लिए किसी को ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नायक परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं है और विंध्य प्रदेश के शीर्ष 10 युद्धकला कलाकारों में केवल अष्टमुखी यमराज और भैरवनाथ बड़े परिवारों से नहीं हैं। अष्टमुखी यमराज की बहुत महत्वाकांक्षा है और उसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। केवल भैरवनाथ का उपयोग मेरे द्वारा किया जा सकता था। मैं भैरवनाथ द्वारा की गई चीजों से भी अवगत हूं जो वास्तव में अपमानजनक हैं। इन वर्षों में उसके मामलों को संभालने के लिए मेरे नायक परिवार ने बहुत बदनामी सही है, लेकिन अंत में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मास्टर सिंह, उसे अक्षम करके आपने उसे वह दिया है जिसके वह हकदार थे और इसने मेरे नायक परिवार को भी एक बोझ से मुक्त कर दिया है। बदला लेने का मामला स्वाभाविक रूप से अब मेरे नायक परिवार के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। जय सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया। बेहतर है अगर तुम ऐसा सोचते हो। जहां तक प्रेत तलवार मोहनलाल के मुद्दे का सवाल है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। अगर तुम मेरे निर्देशानुसार साधना करते हो तो तुम न केवल 100 से अधिक जीवित रह सकते हो बल्कि वेनरेबल रेल्म में प्रवेश करना भी पहुंच में है। नागेश नायक बहुत खुश हुए और जल्दी से अपनी मुट्ठियों से प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सिंह। होटल लौटने के कुछ ही समय बाद सिन्हा परिवार से कोई फिर से मिलने आया। इस बार यह एक थोड़ा दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसकी त्वचा सांवली थी और एक कुछ हद तक सरल और ईमानदार मुस्कान थी। मिस्टर सिंह, मेरा नाम कौशल सिन्हा है। मेरे चाचा ने मुझे मिस्टर सिंह को एक उपहार देने के लिए भेजा है। जय सिंह ने सिर हिलाया। ये कौशल सिन्हा पहले सिन्हा परिवार का केवल एक शाखा सदस्य हुआ करता था। अब जब अमरेंद्र सिन्हा ने उसे व्यक्तिगत रूप से भेजा था तो ये पहले से ही एक रुख का संकेत था। वो कौस्तुभ सिन्हा को अब परिवार के मामलों को संभालने की अनुमति नहीं देगा।
ये हमारे परिवार के मुखिया का आदेश है। कौशल सिन्हा ने दोनों हाथों से एक कार्ड दिया। इस कार्ड के साथ किसी भी सिन्हा परिवार के उद्यम में आपको परिवार के मुखिया के समान ही व्यवहार का आनंद मिलेगा। जय सिंह ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये कार्ड काफी प्रभावशाली था, नायक परिवार के सुप्रीम कार्ड से भी अधिक शक्तिशाली। परिवार के मुखिया के समान व्यवहार। जय सिंह ने कौशल सिन्हा को देखा। उदाहरण के लिए सरल शब्दों में, जो कुछ भी परिवार का मुखिया कर सकता है मिस्टर सिंह आप भी कर सकते हैं। कौशल सिन्हा ने थोड़ी देर रुककर कहा, इस कार्ड के साथ मिस्टर सिंह सिन्हा परिवार के धन का 3/10वां हिस्सा भी उपयोग कर सकते हैं। एक रूढ़िवादी अनुमान लगभग 10 अरब का है। जय सिंह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सिन्हा परिवार इस बार वास्तव में एक बड़ा इशारा कर रहा था। जय सिंह ने कहा, अमरेंद्र सिन्हा से कहो कि मैं ये कार्ड स्वीकार करता हूं। मैं उनकी बेटी के मामले पर नजर रखूंगा। धन्यवाद मिस्टर सिंह। कौशल सिन्हा ने जल्दी से धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। स्वर्गलोक क्लब। जैसे ही जय सिंह रामपुर शहर लौटा, हर्षवर्धन होलकर ने व्यक्तिगत रूप से उसे उठाया। होलकर परिवार की परेशानियां हल हो गई थीं। हेमराज होलकर और हर्षित होलकर दोनों को रिहा कर दिया गया था और हेमंत होलकर भी राजधानी शहर से लौट आए थे। स्वर्गलोक क्लब व्यापार के लिए फिर से खुल गया था और लाला भाई को रिहा कर दिया गया था। सब कुछ पहले जैसा था, कोई बदलाव नहीं हुआ था। हेमंत होलकर, हेमराज होलकर और हर्षित होलकर सभी स्वर्गलोक क्लब में प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके आगमन पर जय सिंह को धन्यवाद देने के लिए जल्दी से ऊपर आए। जय सिंह की प्रांतीय शहर की यात्रा ने शेखावत परिवार को अपंग कर दिया था, नायक परिवार को दबा दिया था, नागलोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया था और सिन्हा परिवार के दरवाजे तक मार्च किया था। हालांकि खबर को दबा दिया गया था। होलकर परिवार जैसा एक बड़ा परिवार अभी भी इन घटनाओं के बारे में अस्पष्ट रूप से सुन सकता था। होलकर परिवार के सदस्य अब बस अंदर से राहत महसूस कर रहे थे कि उन्होंने जय सिंह का विरोध करने के बजाय उसके साथ संबंध बनाए थे, अन्यथा वे अब तक शेखावत परिवार के समान भाग्य से मिल सकते थे। बेशक हेमंत होलकर भी गहराई से प्रभावित महसूस कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने समय पर सभी पारिवारिक मामलों को हर्षवर्धन होलकर को सौंप दिया था, जो जय सिंह के प्रति सद्भावना का एक इशारा भी था। और वास्तव में उनका निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ था। हर्षवर्धन होलकर के बिना क्या जय सिंह होलकर परिवार की इतनी मदद करता। अब जब शेखावत परिवार चला गया था, होलकर परिवार की ताकत वास्तव में बढ़ गई थी। सच कहें तो होलकर परिवार के पास अब प्रांतीय शहर के 10 बड़े परिवारों में एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका हो सकता है। जय सिंह के पास हेमंत होलकर और अन्य लोगों से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। जो किया गया था उसे समझकर तीनों ने उसे धन्यवाद दिया और पहले चले गए हर्षवर्धन होलकर को जय सिंह के साथ छोड़ दिया। जय भाई, इस बार सब कुछ के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। हर्षवर्धन होलकर ने अपना धन्यवाद दोहराया। हम भाई हैं, ऐसी बातें क्यों करनी, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, आखिरकार आप काफी समय से यात्रा पर थे, जो काफी कठिन रहा होगा। हर्षवर्धन होलकर हंसे और फिर कहा, ओह हाँ, प्रमुख सचिव सिन्हा के सचिव ने फोन किया, मुझसे उनकी ओर से माफी मांगने के लिए कहा। इस घटना ने उन्हें प्रभावित किया है, इसलिए वे इन परियोजनाओं में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सके। हालांकि वे अगले कुछ दिनों में सफाई करेंगे और परियोजनाएं मूल रूप से नियोजित अनुसार जारी रहेंगी। अच्छा है, जय सिंह ने सिर हिलाया। हालांकि इन पिछले कुछ दिनों में तीसरे अस्पताल में काफी हंगामा हुआ है। हर्षवर्धन होलकर ने भौहें सिकोड़ी, विशेष रूप से सुजाता के मायके वाले फतेहचंद। इन परियोजनाओं की देखरेख के प्रभारी शहर पर आपके परिवार को जवाबदेह ठहराने और आपको परियोजना के साथ सहयोग करने के लिए वापस आने के लिए मजबूर करने का दबाव डाल रहे हैं। हमारा परिवार पिछले कुछ दिनों में उनसे निपटने के लिए बहुत व्यस्त था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसका ध्यान रखूं? फिलहाल के लिए नहीं, जय सिंह ने अपना सिर हिलाया। हर्षवर्धन होलकर अपनी हैरानी छिपा नहीं सका। जय भाई, क्या आप उन्हें सहन करना जारी रखेंगे? जय सिंह ने कुछ नहीं कहा, उसने धीरे से आह भरी। बेशक वो सुजाता के परिवार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि यह उसके और अदिति के बीच की शादी से उलझा हुआ था, जो कि वो हल करना चाहता था। पिछली बार जब उसने अपनी फॉर्मिडेबल पूंजी का प्रदर्शन किया था तो सुजाता का परिवार तुरंत अदिति के साथ शादी की व्यवस्था जारी रखना चाहता था और सुजाता ने भी विरोध करना बंद कर दिया था। यही बात जय सिंह को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। और अब इस घटना के बाद सुजाता के परिवार ने सोचा कि वह दहने वाला है और तुरंत शादी तोड़ना शुरू कर दिया। जय सिंह के लिए यह वास्तव में पहले सगाई तोड़ने का एक अवसर था। दोपहर में जय सिंह घर गया और सीधे अपने पिता विक्रम सिंह को फोन किया, उनसे प्रेमनाथ से संपर्क करने के लिए कहा। उसने उन्हें शादी की सगाई पर चर्चा जारी रखने के लिए रात के खाने पर आमंत्रित किया। प्रेमनाथ को फोन आया और वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत सुजाता को फोन किया और उसे उस शाम जय सिंह के घर जाने के लिए तैयार होने के लिए कहा। सुजाता फतेहचंद और हेमा के साथ थी। हेमा अभी तक नक्षत्र मॉल नहीं लौटी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह फतेहचंद के साथ घूम रही थी। फतेहचंद अब तीसरे अस्पताल में परियोजनाओं के प्रभारी थे और उन्होंने हेमा से पहले ही वादा किया था कि वो इन परियोजनाओं के लिए खरीद के लिए जिम्मेदार होगी।
हेमा स्वाभाविक रूप से खुशी से झूम उठी। इन परियोजनाओं से एक बड़ा लाभ कमाने की उम्मीद में फतेहचंद के साथ घूम रही थी। उनकी तुलना में उसका नक्षत्र मॉल बच्चों का खेल लगता था। सुजाता के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपने दिन तीसरे अस्पताल में बिताए अपनी उपस्थिति महसूस कराई। वहां उसका मुख्य लक्ष्य जय सिंह के परियोजना पर सहयोग करने की प्रतीक्षा करना था, ताकि जब समय आए तो वह उसका उपहास कर सके। हालांकि उसे जय सिंह को देखने को नहीं मिला, इसके बजाय उसे प्रेमनाथ का फोन आया। सुनने के बाद सुजाता ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। दीदी क्या हुआ? हेमा ने हैरानी से पूछा। सुजाता ने गंभीर स्वर में कहा, ये सिंह परिवार है, वे चाहते हैं कि हम अदिति की शादी के बारे में फिर से बात करें। लानत है इन कमीनों का झुंड, वे बस हार नहीं मानेंगे। फतेहचंद तुरंत नाराज हो गया। उन्हें आईने में खुद को अच्छी तरह से देखना चाहिए और देखना चाहिए कि वे वास्तव में क्या हैं। अभी भी अदिति की शादी के बारे में सोच रहे हैं। सुजाता ने अपने दांत भींचे और कहा, मुझे लगता है कि वे इस तथ्य का लाभ उठाना चाहते हैं कि होलकर परिवार अभी तक गिरा नहीं है और वे अभी भी यमुना विहार में रह रहे हैं, ताकि जल्दी से शादी तय कर सकें। इस तरह हम भविष्य में पीछे नहीं हट पाएंगे। हेमा ने गुस्से से कहा, इन लोगों के साथ क्या है? क्या वे सच में सोचते हैं कि वे हमेशा के लिए यमुना विहार के विला में रह सकते हैं? होलकर परिवार ढहने वाला है और एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने उस पुराने घर में वापस जाना होगा। फिर भी वे इतने ऊंचे और शक्तिशाली अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं, यह अपमानजनक है। फतेहचंद ने मेज पर हाथ मारा और गुस्से से कहा, मैं अदिति को उस सिंह लड़के से शादी करने देने से सबसे पहले असहमत हूं। मैं भी। हेमा ने अवज्ञापूर्वक चिल्लाया। तुम असहमत हो सकते हो लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। सुजाता ने आह भरी, तुम दोनों जानते हो कि प्रेमनाथ का स्वभाव कैसा है। उसके स्वभाव का क्या, उसका क्या? अरे अगर उसका स्वभाव है तो क्या मेरा नहीं है? फतेहचंद ने गुस्से से कहा, क्या मैंने इन वर्षों में उसे पर्याप्त सहन नहीं किया है? वह क्या है? वैसे भी जब भी वो सुजाता के परिवार से किसी को देखता है तो वह कभी अच्छा चेहरा नहीं दिखाता। ओह, केवल वो बदबूदार किसान जय सिंह उसकी आंखों में योग्य है। हमारा परिवार उसके लिए काफी अच्छा नहीं है। क्या बकवास है दीदी, यह सिर्फ तुम नहीं हो। क्या हमने इन वर्षों में प्रेमनाथ को पर्याप्त सहन नहीं किया है? हेमा ने भी कठोरता से कहा, पिछले वर्षों में ये ठीक था क्योंकि हमारे परिवार के पास उस पर दबाव डालने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन अब यह अलग है। फतेहचंद अब इन परियोजनाओं के प्रभारी हैं और हमारे परिवार की भी कुछ चलती है। प्रेमनाथ को अपना आपा खोने का क्या अधिकार है? मैं उस पर अपना आपा खोना चाहूंगी। फतेहचंद, जिसके चेहरे पर गर्व लिखा था, ने बार बार सिर हिलाया। यह सही है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सुजाता ने धीरे से कहा, तो तुम दोनों आज रात मेरे साथ क्यों नहीं चलते और हम इस शादी के मामले को बिगाड़ देते हैं? हाँ। फतेहचंद ने तुरंत सिर हिलाया। मैं आज रात संयोग से खाली हूँ, इसलिए मैं जाकर एक नज़र डाल सकता हूँ। अगर वह कमीना जय सिंह सहमत होने की हिम्मत नहीं करता है तो मैं तुरंत पुलिस को फोन करूंगा और उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। देखते हैं कि वे तब वापस बात करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। हेमा ने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल, परियोजना इतने लंबे समय से शुरू हो गई है और वह नहीं दिखा है। ये कानून तोड़ना है। उसे गिरफ्तार करो, उसे 10 या 8 साल की सजा दो। शाम के 7 बजे प्रेमनाथ का परिवार जय सिंह के दरवाजे पर पहुंचा। पहले की तरह जय सिंह का परिवार प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। प्रेमनाथ मुस्कुराते हुए आए और सभी का अभिवादन किया। दूसरी ओर सुजाता के चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उसने यहाँ के लोगों को कभी सच में नहीं देखा। सरिता का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। उसने डीन वर्मा से कुछ जानकारी सीखी थी, इसलिए उसकी पिछली श्रेष्ठता की भावना अचानक गायब हो गई थी। प्रेमनाथ के परिवार के सदस्यों को देखकर वह अपने पिछले चापलूस व्यवहार में लौट आए। हालांकि जब सरिता ने इस बार सुजाता से बात की तो सुजाता ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। बड़ी बहन, चलो अंदर बात करते हैं, सरिता ने बेशर्मी से सुजाता को साथ खींचने का प्रयास करते हुए कहा। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, सुजाता ने सीधे डांटा। सरिता का चेहरा तुरंत और भी शर्मिंदा हो गया। इस क्षण प्रेमनाथ ने अपना सिर घुमाया। सुजाता, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? तुम्हारी भाभी बस दोस्ताना हो रही है। मेरे बोलने के तरीके में क्या गलत है? सुजाता ने भयंकरता से वापस घूरा। हेमा ने जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। क्या सुजाता के परिवार को अभी भी प्रेमनाथ के आसपास सतर्क रहने की आवश्यकता थी? तुम्हारा क्या मतलब है? प्रेमनाथ भी नाराज हो गए। आह, यह एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है। हर किसी को गुस्सा क्यों होना चाहिए? सरिता ने जल्दी से चीजों को शांत करने की कोशिश की। मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलो पहले अंदर चलते हैं। प्रेमनाथ ने सुजाता को एक कठोर नजर दी और फिर उनके पीछे अंदर चला गया। सुजाता बाहर तिरस्कार की दृष्टि से खड़ी रही, बिल्कुल भी अंदर जाने का इरादा नहीं था। सुजाता, तुम अंदर आ रही हो या नहीं? प्रेमनाथ ने गुस्से से चिल्लाया। मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो, सुजाता ने वापस चिल्लाया। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो जाओ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यह बात करने का कैसा तरीका है? प्रेमनाथ उग्र थे। सुजाता ने अवज्ञापूर्वक उत्तर दिया, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। क्या संभाल नहीं सकते? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने बहुत हद कर दी है, प्रेमनाथ ने गुस्से में कहा। क्या मेरी बहन को हद पार करने का अधिकार नहीं है? तभी दूर से एक ठंडी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा और उन्होंने फतेहचंद और हेमा को देखा जो किसी समय आ गए थे। थोड़ी दूर खड़े होकर उन पर मुस्कुरा रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेमनाथ ने घूरा।
अदिति मेरी भतीजी है, क्या हम ये देखने नहीं आ सकते कि उसके साथ क्या हो रहा है? फतेह चंद टहलते हुए आया। शादी यह कोई छोटी बात नहीं है प्रेमनाथ, हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह एक आदर्श मेल होना चाहिए, लेकिन कम से कम तुम्हें कोई प्रस्तुत करने योग्य व्यक्ति ढूंढना चाहिए, है ना? देखो तुमने क्या चुना है। बोलते समय फतेह चंद ने उत्तेजक रूप से जय सिंह को देखा। अरे मिस्टर सिंह, मुझे लगा कि तुम वहां मर गए, तो तुम अभी भी वापस आने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने हमारी परियोजना में देरी की है? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि इन परियोजनाओं में देरी के परिणाम क्या हैं? जय सिंह चुप था। प्रेमनाथ ने जल्दी से शांति बनाने की कोशिश की। आज रात हम जय सिंह और अदिति की शादी के बारे में बात करने आए हैं, एक खुशी का अवसर। चलो अभी अन्य मामलों के बारे में बात न करें। फतेह चंद, हेमा, यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो, चलो सब एक साथ अंदर चलते हैं, जल्द ही हम रिश्तेदार होंगे, इतने दूर क्यों रहें? फतेह चंद ने प्रेमनाथ पर एक नज़र डाली और कहा, बॉस प्रेमनाथ कृपया इतने स्नेही ना बने। क्या फतेह चंद? हेमा अस्क अस्क, आपने निश्चित रूप से पहले हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया। क्या क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है और आपने अब हमें रिश्तेदारों को पहचानना शुरू कर दिया है? प्रेमनाथ के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी जब उसने कहा, इन चीज़ों के बारे में क्यों बात करें, आज रात हमारे पास अधिक महत्वपूर्ण मामले हैं। क्या हम पहले जो महत्वपूर्ण है उसे खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फतेह चंद अपने चेहरे पर लिखे अहंकार के साथ जय सिंह के घर में घुस गया। हेमा और सुजाता उसके पीछे पीछे थीं। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, फतेह चंद ने सीधे कहा, मुझे लगता है कि अदिति और जय सिंह के बीच की शादी को अब और नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रेमनाथ चौंक गए। ये शादी बस अनुचित है, फतेह चंद ने घोषणा की। हम किस युग में जी रहे हैं? क्या तुम अभी भी अपने बच्चों के लिए शादियां तय कर रहे हो? प्रेमनाथ, क्या तुम अभी भी पुराने समाज में जी रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तय की गई शादियां अब अवैध हैं? यह मेरी अपनी बेटी का मामला है, इसका तुमसे क्या लेना देना? प्रेमनाथ ने गुस्से से कहा। अदिति मेरी भतीजी है, क्या तुम कहते हो कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? फतेह चंद ने अवज्ञापूर्वक जवाब दिया। भतीजी वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम इस मामले को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या होगा अगर मैं हस्तक्षेप करने पर जोर दूं? फतेह चंद ने उत्तेजक रूप से प्रेमनाथ को देखा। तुम्हारी यहाँ कोई नहीं सुनता। प्रेमनाथ गुस्से में फट पड़े विक्रम सिंह की ओर देखते हुए। विक्रम भाई, मैं आज यहाँ इस शादी की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए हूँ। मैंने पंचांग देखा है और अब से 3 दिन बाद एक शुभ दिन है। हम तब सगाई क्यों नहीं कर लेते? वे अब छोटे नहीं हो रहे हैं, कुछ वर्षों में उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। हम इस मामले में देरी नहीं कर सकते। विक्रम सिंह के बोलने से पहले फतेह चंद ने मेज पर अपना हाथ मारा, अचानक उठते हुए। मैं सगाई से असहमत हूँ, वह मेरी बेटी है, क्या तुम्हारा इसमें कोई कहना है? प्रेमनाथ ने गुस्से से कहा। मैं उसका मामा हूँ, बेशक मेरा कहना है। फतेह चंद ने वापस घूरा। तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। खैर, मैं इसे वैसे भी नियंत्रित करने जा रहा हूँ। दोनों आदमी सीधे झगड़ने लगे और उनके पीछे हेमा पीछे नहीं हटी और मैदान में शामिल हो गई। सुजाता गुस्से से भरे चेहरे के साथ अचानक मुड़ी और विक्रम सिंह और सरिता पर आरोप लगाने वाली उंगलियां उठाईं, जैसे कि वे ही थे जो अदिति को लगातार पकड़े हुए थे। अदिति थोड़ी दूर खड़ी थी, यह सब देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अचानक वह जय सिंह के पास पहुंची और चिल्लाई, जय सिंह, अगर तुम में कोई मर्दांगी है तो कुछ रीढ़ दिखाओ। मैं इस जीवन में तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्या तुम मुझे बस जाने नहीं दे सकते? जय सिंह हंसा। अदिति, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैंने तुम्हें कब पकड़ा है? यह एकदम सही है, चलो इस सगाई को तोड़ देते हैं, अदिति ने जोर से कहा। जरूर, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने खुद कहा तुम इस सगाई को तोड़ने के लिए सहमत हो। हेमा तुरंत चिल्लाई जैसे उसे कोई खामी मिल गई हो। चिल्लाते हुए सबने सुना, ये सिंह परिवार था जिसने सगाई तोड़ी, किसी और को दोष नहीं देना है। ठीक है जय सिंह, तुमने आखिरकार एक असली आदमी की तरह काम किया। ये सगाई अब खत्म हो गई है। जय सिंह, सरिता चिंतित हो गई। होलकर परिवार लगभग बर्बाद हो गया था और अगर वे अब प्रेमनाथ के परिवार को खो देते तो वे खत्म हो जाते। जय सिंह, गुस्सा मत हो, प्रेमनाथ ने भी जोर से कहा। मैंने इस शादी का फैसला किया है और यह उन पर नहीं है। मैं सगाई तोड़ने के लिए सहमत नहीं हूं और कोई नहीं कर सकता। प्रेमनाथ, तुम बूढ़े मूर्ख, क्या तुम अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? हेमा एक गुस्साई शेरनी की तरह दहाड़ी। इस जय सिंह में ऐसा क्या अच्छा है कि तुम उसे उससे शादी करने पर जोर दे रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी है? क्या तुम जानबूझकर अपनी बेटी को आग के गड्ढे में धकेल रहे हो? क्या तुम अपनी बेटी को अच्छा करते नहीं देख सकते? यह मेरे परिवार का मामला है, क्या ये तुम्हारा हस्तक्षेप करने का स्थान है? प्रेमनाथ ने जवाब दिया। अदिति मेरी बेटी है और मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं, सुजाता ने जोर से घोषणा की। सुना, तुमने मेरी बहन ने भी बोल दिया है, फतेह चंद ने तुरंत कहा। अदिति तुम्हारी बेटी है लेकिन वह मेरी बहन की भी बेटी है। मेरी बहन को बोलने का अधिकार है ना? प्रेमनाथ घबरा गए। सुजाता, तुम क्या कह रही हो? क्या हमने पहले शादी की व्यवस्था पर सहमति नहीं जताई थी? तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? मैंने कहा मैं असहमत हूं और इसका मतलब है कि मैं असहमत हूं, सुजाता ने गुस्से से चिल्लाया। अतीत में की गई शादी की व्यवस्था अकेले तुम्हारे द्वारा तय की गई थी, मैं कभी इससे सहमत नहीं थी।
प्रेमनाथ, वो हमारी इकलौती बेटी है, क्या हमें कम से कम समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले किसी को नहीं ढूंढना चाहिए? तुम इस व्यक्ति को क्या समझते हो? क्या तुम अपनी बेटी को जीवन भर कष्ट सहने देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। क्या तुमने कभी अदिति की भावनाओं पर विचार किया है? क्या तुमने कभी पूछा है कि अदिति शादी करने को तैयार है या नहीं? प्रेमनाथ, हालांकि तुम अदिति के पिता हो, तुम इतने निरंकुश नहीं हो सकते। जहां तक इस शादी का सवाल है, ये बस सवाल से बाहर है। प्रेमनाथ ने अपने दांत भींचे और सुजाता के परिवार के 3 सदस्यों को देखा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। वो आज रात खुशी के साथ आया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस तरह हो जाएगी। प्रेमनाथ जी, चलो इसे भूल जाते हैं, विक्रम सिंह ने धीरे से कहा। बिल्कुल नहीं, प्रेमनाथ ने गुस्से से चिल्लाया। मैंने इस शादी का फैसला किया है और जब तक मैं मर नहीं जाता इसे संभवतः तोड़ा नहीं जा सकता। जय सिंह दंग रह गया। प्रेमनाथ अदिति को उससे शादी कराने पर तुला हुआ था। पिताजी, क्या आपको मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना ही होगा? अदिति रोई। मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरी भावनाओं को पूरी तरह से कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या मैं जय सिंह से शादी करके खुश रहूंगी? मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूं, मैं सच में उसके साथ नहीं रहना चाहती। प्रेमनाथ, अगर तुम एक सभ्य व्यक्ति हो तो अपनी बेटी की भावनाओं पर विचार करो, हेमा ने गुस्से से चिल्लाया। अदिति, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, प्रेमनाथ ने हल्की आह भरी। फतेहचंद ने गुस्से से चिल्लाया। अगर तुम सच में उसका भला चाहते हो तो उसके दिल की सुनो। तुम्हें उसे ऐसा कुछ करने के लिए क्यों मजबूर करना चाहिए जो उसे नापसंद हो? मैं। प्रेमनाथ अचानक निशब्द हो गए। जय सिंह वास्तव में क्या है? क्या वह हमारी अदिति के योग्य है? फतेहचंद अचानक जय सिंह की ओर मुड़ा और गुस्से से चिल्लाया। जय सिंह, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। तुमने इन परियोजनाओं की प्रगति में देरी की है। क्या तुम जानते हो कि यह कितना गंभीर अपराध है? मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और उन्हें तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कहूंगा। फतेहचंद ने अपना फोन निकाला और प्रेमनाथ चिंतित हो गए। फतेहचंद, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, फतेहचंद ने जोर से वापस चिल्लाया। हम सब यहाँ परिवार हैं, तुम क्या कर रहे हो? प्रेमनाथ ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। क्या परिवार? वो खुद को परिवार कहने वाला कौन होता है? फतेहचंद चिल्लाया। प्रेमनाथ के उसे रोकने के प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए और पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ गया। प्रेमनाथ उग्र थे, गरजते हुए, जाओ पुलिस को रिपोर्ट करो, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही सुजाता बोलने वाली थी, उसके बगल में अदिति को अचानक उबकाई आने लगी। अदिति, क्या हुआ? सुजाता ने जल्दी से अपनी बेटी को सहारा दिया। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। अदिति का चेहरा पीला था। ये क्यों हो रहा है? सुजाता ने उत्सुकता से पूछा। फतेहचंद, तुम एक डॉक्टर हो, जल्दी से आकर देखो। फतेहचंद आया, अदिति की नब्ज जांची और दंग रह गया। अदिति गर्भवती है क्या? घटनास्थल पर मौजूद सभी ने एक साथ कहा। गर्भवती? सुजाता ने सदमे में चिल्लाया। ये किसका बच्चा है? क्या ये जय सिंह का है? प्रेमनाथ ने और भी उत्सुकता से पूछा। जय सिंह? सभी उत्सुकता से अदिति को देख रहे थे। हेमा ने जल्दबाजी में कहा। अदिति, मुझे यह मत कहना कि यह जय सिंह का बच्चा है, यह निश्चित रूप से जय सिंह का नहीं है। वह क्या है? वैसे भी अदिति ने अपने दांत भींचे और फुसफुसाया। ये रोहन का है। रोहन? सुजाता तुरंत एक विस्तृत मुस्कान में टूट गई। ओह, तुम्हारा प्रेमी है ना? यह मिस्टर रोहन का बेटा है। मैंने उस लड़के को देखा है, वो बहुत अच्छा है, वास्तव में उत्कृष्ट और होनहार है। हेमा भी हंसी। फतेहचंद ने सिर हिलाया और कहा, रोहन हम बुरा नहीं है, ये लड़का हमारी अदिति के लिए मुश्किल से काफ़ी अच्छा है। मुश्किल से काफ़ी अच्छा, बहुत दूर। सुजाता का मुंह खुला, लेकिन अंततः उसने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि रोहन की मां अमरेंद्र सिन्हा की लंबे समय से खोई हुई बेटी थी। प्रेमनाथ हक्काबक्का रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंततः धीमी आवाज में कहा, अदिति, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आजकल युवा लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होने में क्या गलत है? हेमा ने घूर कर कहा। प्रेमनाथ, क्या तुम समय के साथ नहीं चल सकते? जब वे एक दूसरे को डेट कर रहे हों तो उनके साथ ऐसी स्थिति होना सामान्य है। धत तेरे की! प्रेमनाथ अंततः क्रोध में फट पड़े। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? हेमा दंग रह गई। फतेहचंद दौड़कर आया और प्रेमनाथ को रोका। प्रेमनाथ, देखो तुम कैसे बात करते हो। सुजाता के परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम बस गाली दे सकते हो। दूर हटो। प्रेमनाथ दहाड़े एक गुस्सैल शेर की तरह लग रहे थे जिसने फतेहचंद को कंपा दिया। प्रेमनाथ अदिति के पास गए और अचानक उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। अदिति दर्द से चिल्लाई और सुजाता ने जल्दी से प्रेमनाथ को रोकने की कोशिश की। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो? प्रेमनाथ, जिनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, चिल्लाए। मेरे पास तुम जैसी बेशर्म बेटी कैसे हो सकती है? मैं कैसे बेशर्म हूँ? अदिति ने गुस्से से आपत्ति जताई। रोहन और मैं अपनी मर्जी से एक रिश्ते में हैं, इसमें क्या गलत है? क्या कुछ गलत है? मैं प्रेमनाथ इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखें लगभग घूम रही थीं। जय सिंह ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रेमनाथ की छाती पर कुछ बार मालिश की और तभी प्रेमनाथ ने सांस ली। उसने जय सिंह का हाथ पकड़ा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जय सिंह, प्रेमनाथ चाचा ने तुम्हारे साथ गलत किया है। प्रेमनाथ चाचा, आप हमेशा उन लोगों में से एक रहे हैं जिनके लिए मैं सबसे अधिक आभारी हूं, और मेरे बड़ों में से एक भी। जय सिंह ने धीरे से कहा। प्रेमनाथ ने आह भरी अदिति को देखा, फिर जय सिंह को, और एक आह के साथ कहा, रहने दो रहने दो। चीजें इस हद तक आ गई हैं, ये बस उसकी किस्मत नहीं है। जय सिंह, प्रेमनाथ चाचा तुम्हें और नहीं रोकेंगे, ये शादी, चलो इसे तोड़ देते हैं। जय सिंह ने राहत की सांस ली।
अगर प्रेमनाथ ने हार नहीं मानी होती तो उसके पास वास्तव में इस शादी को तोड़ने का कोई तरीका नहीं होता। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। सुजाता के परिवार के तीनों तुरंत मुस्कुराए। अदिति भी बहुत खुश थी। पिताजी धन्यवाद। प्रेमनाथ ने उन्हें नजरअंदाज किया और एक आह के साथ खड़ा हो गया। जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित है, धन और सम्मान स्वर्ग में है। कोई कितना भी खाता या पहनता है, ये सब भाग्य द्वारा निर्धारित होता है और कोई इसे बदल नहीं सकता। मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। इन शब्दों के साथ प्रेमनाथ धीरे धीरे दरवाजे की ओर चले, पूरी तरह से पराजित दिख रहे थे, जैसे कि वह क्षणों में दशकों बूढ़े हो गए हों। सुजाता का परिवार हालांकि प्रेमनाथ के शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वे अभी भी अपनी खुशी में डूबे हुए थे। शादी टूट गई थी और इसके ऊपर उन्होंने रोहन को दामाद के रूप में पकड़ लिया था, जो वास्तव में एक आशीर्वाद था। ठीक है, शादी तय हो गई, अब हमारे दूसरे हिसाब चुकाने का समय है। फतेहचंद जय सिंह के पास आया, हंसा और कहा, जय सिंह, तुमने हमारी परियोजना में देरी की है। तुम इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हो? जय सिंह ने फतेहचंद पर एक नज़र डाली और पलटकर पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं निर्दयी नहीं हूँ, आखिर हम लगभग रिश्तेदार बनने ही वाले थे। फतेहचंद मुस्कुराया, ऐसा करते हैं, तुम घुटने टेको, मुझसे अपने बड़े से क्षमा मांगो, फिर चुपचाप हमारी परियोजना में सहयोग करो। इसके अलावा किरण को हमारे शोध में सहायता के लिए सौंप दो और मैं इस मामले को नज़रअंदाज कर सकता हूँ। फतेहचंद फिर हंसा और बोला, तुम्हें इन परियोजनाओं का महत्व पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि परियोजना में देरी करने का अपराध कितना बड़ा है? अगर मैं सच में इस मामले को आगे बढ़ाऊं तो तुम्हारे लिए 10 वर्ष की जेल भी कम पड़ेगी। तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हेमा पास आई और सीधे बोली, जय सिंह, ध्यान से सुनो। विवाह टूट गया है और हमारी नज़रों में अब तुम कुछ भी नहीं हो। ये सोचना भी मत कि हम तुम्हें बचाएंगे। और हाँ, खुशी को बता देना कि अब अगर वह मेरे सामने घुटने भी टेके तो भी मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी। सुजाता ने कमरे में चारों ओर व्यंग्य से देखते हुए कहा, सोच रही थी कि कंगाल से रानी बन जाओगी। हे, बिना किसी ठोस नींव के ये सब खोखली बातें हैं। इस घर की हर चीज से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। इससे तो अच्छा है कि तुम्हें बाहर फेंक कर अपमानित किया जाए। अदिति जय सिंह के पास गई और ठंडे स्वर में बोली, अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में मेरे पास मत आना, समझे? इस सब के दौरान जय सिंह चुप रहा, जैसे उसने एक शब्द भी नहीं सुना हो। इसी बीच बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे इतनी जल्दी पहुंच गए? हाँ, फतेहचंद हंसा। जय सिंह, लगता है तुमने घुटने टेक कर दया की भीख न मांगने का निर्णय किया है। खैर, एक पुरुष के घुटने सोने जितने कीमती होते हैं। अगर तुम घुटने नहीं टेकते तो ठीक है, लेकिन जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लगभग 1 दर्जन वर्दीधारी लोग अंदर आए और आगे चल रहे अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप में से फतेहचंद कौन है? मैं ही हूं। फतेहचंद तुरंत आगे बढ़ा और मुस्कुराया, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अधिकारी ने फतेहचंद पर एक नज़र डाली और कठोरता से कहा, इसे हथकड़ी लगाओ। फतेहचंद चौंक गया। अभी तक वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे हथकड़ी पहना दी। ये तुम क्या कर रहे हो? फतेहचंद हैरान था। तुम मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? हमें संदेह है कि तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है और घूस ली है, जिसके हालात गंभीर हैं और अपराध घिनौने हैं। हमें जांच में सहायता के लिए तुम्हें वापस ले जाना होगा, अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा। फतेहचंद हक्का-बक्का रह गया। मैंने ये सब कब किया? बकवास मत करो। वे प्रांतीय परियोजनाएं तुम्हारे तीसरे अस्पताल के अधीन कैसे आए? अधिकारी ने कठोरता से पूछा। वे ऊपर से व्यवस्था की गई थी। डायरेक्टर शेखावत इस बारे में जानते हैं, फतेहचंद ने जल्दी से कहा। जिस डायरेक्टर शेखावत की तुम बात कर रहे हो उसे जांच के लिए निलंबित कर दिया गया है, अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, और प्रांत ने भी इस मामले की गहन जांच का आदेश दिया है। हम यहाँ प्रमुख सचिव सिन्हा के निजी आदेश पर तुम्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने आए हैं। क्या तुम्हारे कोई और प्रश्न है क्या? फतेहचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। डायरेक्टर शेखावत उसके बड़े समर्थकों में से एक था। क्या वह सच में इतनी जल्दी गिर गया? उसे अचानक आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह नहीं कहा गया था कि शेखावत परिवार ने अपने संबंधों का उपयोग करके प्रमुख सचिव सिन्हा का तबादला करवा दिया है? फिर प्रमुख सचिव सिन्हा अचानक आदेश क्यों दे रहे थे और डायरेक्टर शेखावत की जांच हो रही थी? ये कितना बड़ा मामला था? क्या शेखावत परिवार की शक्ति भी इस मामले को दबा नहीं सकी? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रांतीय स्तर पर कोई बदलाव हुआ हो? नहीं, डायरेक्टर शेखावत परिवार वाले ही है, फतेहचंद ने अनिच्छा से कहा। उनकी जांच हो रही है तो क्या? अधिकारी ने घूरकर देखा। जिन अपराधों का उस पर संदेह है वे तुम्हारे अपराधों से कहीं अधिक गंभीर हैं और सबूत निर्णायक हैं। अब तो बस मुकदमे की बात है। तुम्हें अपनी अधिक चिंता करनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास दूसरों की चिंता करने का समय है? ये कैसे संभव है? फतेहचंद को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। हेमा और सुजाता भी स्तब्ध थीं। अगर फतेहचंद मुसीबत में पड़ गया तो क्या वे वापस वहीं नहीं पहुंच जाएंगी जहां से शुरू हुई थी? क्या संभव है और क्या नहीं? इसे ले जाओ, अधिकारी ने कठोरता से आदेश दिया। कई लोगों ने बिना किसी और चर्चा के फतेहचंद को घसीटकर बाहर निकाल दिया। उनके जाने के कुछ ही समय बाद लगभग 1 दर्जन लोगों का एक और समूह अंदर आया और इस बार वे वास्तव में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस को किसने बुलाया? प्रमुख अधिकारी ने पूछा।
हेमा ने जल्दी से उत्तर दिया, जिसने पुलिस को बुलाया था वह अभी अभी बाहर गया है, कुछ गलतफहमी हो गई थी। क्या हुआ? अधिकारी ने भौहें सिकोड़ी। यह वो था। हेमा ने तुरंत जय सिंह की ओर इशारा किया। उसने प्रांतीय परियोजनाओं की प्रगति में देरी की जो मेरे भाई के अधीन थी। आपको उसे जल्दी से गिरफ्तार करके वापस ले जाना चाहिए। प्रांतीय परियोजना? कौन सी परियोजना? अधिकारी ने उत्सुकता से पूछा। ये तीसरे अस्पताल के लिए उन परियोजनाओं के बारे में है, हेमा ने स्थिति समझाई। अधिकारी ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, क्या तुम झूठ बोल रही हो? हमें अभी अभी इन परियोजनाओं को स्थानांतरित करने में मदद के लिए एक पुलिस बल जुटाने का आदेश मिला है। अब ये परियोजनाएं तीसरे अस्पताल की नहीं हैं, इसलिए किसी भी तरह की देरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या हेमा और सुजाता हक्कीब की रह गई? ये कैसे हो सकता है? ये प्रांत का निर्णय है। ये सभी परियोजनाएं अपनी मूल इकाइयों में वापस जा रही हैं। तीसरा अस्पताल अब किसी भी परियोजना का प्रभारी नहीं होगा, अधिकारी ने कहा। वे सभी मूल इकाइयों में वापस जा रही हैं। हेमा और सुजाता लगभग पागल हो गई। ये क्या हो रहा था? क्या अमर ग्रुप को सील नहीं कर दिया गया था? ये कैसे वापस जा सकता है? हेमा ने जल्दी से पूछा। ये सिर्फ एक निराधार अफवाह है, अमर ग्रुप में कुछ भी गलत नहीं है, अधिकारी ने तुरंत कहा। ऐसी झूठी अफवाहें न फैलाएं। डायरेक्टर हेमराज होलकर ने प्रांत में पहले ही इसका खंडन कर दिया है। सुजाता चिल्लाई। हेमराज होलकर? क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था? वह बाहर कैसे आया? अधिकारी ने गुस्से में कहा। तुम क्या बकवास कर रही हो? डायरेक्टर होलकर की बस एक नियमित बातचीत हुई थी, उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने इस तरह की बदनामी जारी रखी तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। हेमा और सुजाता ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। एक दूसरे को देखते हुए दोनों हैरान थीं। आखिर हो क्या रहा था? यद्यपि उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन वे जानती थी कि वास्तव में कुछ बड़ा बदल गया है। डायरेक्टर शेखावत को गिरफ्तार कर लिया गया था। डायरेक्टर हेमराज होलकर को रिहा कर दिया गया था, जिससे एक स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि इस सत्ता संघर्ष में शेखावत परिवार गिर गया था और होलकर परिवार अंतिम विजेता के रूप में उभरा था। तो जय सिंह, जिसके होलकर परिवार से करीबी संबंध थे, क्या वह वापसी की कगार पर था? उन्होंने जय सिंह की ओर देखा और अब जाकर उन्हें आभास हुआ कि शुरू से अंत तक वह बहुत शांत रहा था। अगर और कुछ नहीं है तो हम जाएंगे। दोबारा झूठी आपातकालीन सूचना मत देना, अधिकारी ने कहा। एक क्षण रुकिए, जय सिंह ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। आपको सबसे पीछे वाले विला की जांच करनी चाहिए, वहां एक आश्चर्य मिलेगा। क्या? अधिकारी चौंक गया, जबकि हेमा का रंग उड़ गया और वह हड़बड़ी में बाहर भागी। वह क्या कर रही है? अधिकारी कुछ हैरान था। शायद वह सबूत मिटाने के लिए भाग रही है। जय सिंह मुस्कुराया। उसे रोको, कप्तान ने जोर से चिल्लाते हुए पीछा किया। कई लोगों ने हेमा पर झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया, जबकि कप्तान ने जल्दी से एक टीम के साथ सबसे अंदर वाले विला की ओर दौड़ लगाई। कुणाल, भागो भागो, पुलिस आ रही है, हेमा ने हताशा में चिल्लाया। जगह को घेर लो, कप्तान चिल्लाया। उसे पता था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग बाहर पहरा देने लगे, जबकि कप्तान और उसकी टीम अंदर घुस गई। जल्द ही वे फिर से बाहर आए, इस बार एक युवक को साथ लेकर। यह कोई और नहीं बल्कि हेमा का बेटा कुणाल था। माँ मुझे बचाओ, कुणाल सिसक रहा था। उसका चेहरा काले और नीले चोट के निशानों से भरा था, जाहिर तौर पर उसे बुरी तरह पीटा गया था। फिर घर से 3 और लोग निकले, उनमें से एक गुरु फकीर थे। गुरु फकीर के ठीक पीछे किरण और उसकी मां थीं। बेशर्म चोर, एक घर में घुसकर ऐसे घिनौने काम करने की हिम्मत की। सौभाग्य से मैंने तुम्हें समय पर पकड़ लिया, वरना किरण की इज्जत तुम्हारे हाथों लुट जाती, गुरु फकीर ने गुस्से से दहाड़ा। हेमा हक्कीबकी रह गई। कुणाल शुरू में उसके साथ आया था। वहां पहुंचकर कुणाल ने कहा कि वह पहले किरण को बाहर ले जाएगा ताकि बाद में उसके शोध में सहयोग कर सके। वह अपने बेटे के बुरे इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन चूंकि किरण बहुत सुंदर थी, हेमा ने मौन सहमति दे दी थी। हेमा की नज़र में जय सिंह का परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। भले ही कुणाल यहां कुछ कर भी लेता, जय सिंह का पक्ष ज्यादा हंगामा नहीं कर सकता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। जय सिंह गिरा नहीं था, बल्कि उनका सिंघानिया परिवार पहले दहने वाला था। कप्तान, ये जरूर कोई गलतफहमी है, हेमा आगे बढ़ी। मेरा बेटा एक कॉलेज का छात्र है, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? और देखिए, मेरे बेटे को पीटा गया है। आप हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या तुम हमें सिखाओगी कि हमें अपना काम कैसे करना है? कप्तान ने गुस्से से जवाब दिया। उसने एक निजी आवास में अनाधिकार प्रवेश किया, यह निर्विवाद है ना? उसका उस युवती के साथ दुर्व्यवहार करने का इरादा स्पष्ट है, और यह कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम बस बातें करके बच सकती हो। लेकिन मेरे बेटे को पीटा गया है, हेमा ने जोर देकर कहा। तो क्या हुआ अगर उसे पीटा गया? कप्तान ने जवाब दिया। उसने बुरे इरादे से अनाधिकार प्रवेश किया और उसे आत्मरक्षा कहते हैं। क्या तुम कानून को समझती भी हो? हेमा स्तब्ध रह गई और केवल असहाय होकर देख सकती थी कि कुणाल को ले जाया जा रहा है। माँ मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ, कुणाल की चीखें जारी रहीं, लेकिन हेमा कुछ भी करने में असमर्थ थी। एक लंबे क्षण के विचार के बाद हेमा अचानक मुड़ी और जय सिंह की ओर भागी। हेमा कांपते हुए बोली, जय सिंह, तुम कृपया कुणाल की मदद करो, वो अभी छोटा है, वो उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो सकता।
वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जय सिंह ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और मुड़कर चला गया। हेमा हताश थी, यह जानते हुए कि जय सिंह उसे कोई भाव नहीं देगा। वो जल्दी से अदिति के पास भागी, विनती करते हुए, अदिति क्या तुम जय सिंह से मेरे लिए बात कर सकती हो? कृपया तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा चचेरा भाई जेल जाए, है ना? वो एक विश्वविद्यालय का छात्र है। अगर वो जेल गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अदिति का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने फुसफुसाया, बुआ मैं ऐसी बात कैसे कह सकती हूँ? तुम दोनों बचपन के प्यार थे, तुम्हारा विवाह तय हुआ था। हेमा की आवाज़ धीमी हो गई जब उसे अचानक याद आया कि अदिति और जय सिंह का विवाह टूट गया था। उस क्षण से अदिति और जय सिंह के बीच कोई संबंध नहीं था, और इसके अलावा बचपन के प्यार की यह सारी बातें अब विशेष रूप से विडंबनापूर्ण थीं। अदिति पहले से ही रोहन के बच्चे की मां बनने वाली थी, तो अब पुराने स्नेह के बारे में बात करने का समय नहीं था, है ना? इसके अलावा जय सिंह और अदिति के बीच कभी भी थोड़ा सा भी स्नेह नहीं था। हेमा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और सुजाता जल्दी से उसे उठाने आई। हेमा परेशान मत हो, चलो कोई और रास्ता सोचते हैं। सोचने के लिए और कौन सा रास्ता है? हेमा अचानक गुस्से में चिल्लाई। सुजाता, क्या यही बेटी तुमने पाली है? विवाह से पहले गर्भवती हो गई, इतनी छोटी उम्र में ऐसे बेशर्म काम कर रही है। क्या तुम अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाती हो? सुजाता भी चौंक गई और चिंतित होकर बोली, हेमा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अदिति का रोहन के साथ संबंध एक सामान्य प्रेम संबंध है। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि आजकल के युवाओं के लिए ऐसे मामलों में शामिल होना सामान्य है? सामान्य मेरे सिर, हेमा ने गुस्से से जवाब दिया। तुम बेशर्म औरत, एक बेशर्म बेटी को पाल रही हो। अपना परिवार बर्बाद करना है तो करो, लेकिन मेरे बेटे को इसमें क्यों घसीट रही हो? अगर मेरे बेटे का आपराधिक रिकॉर्ड बन गया तो मैं तुम्हें इस जीवन में कभी क्षमा नहीं करूंगी। हेमा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सुजाता ने गुस्से में पलटवार किया। तुम्हारे बेटे के मामले उसकी अपनी करनी है, तुम हमें कैसे दोष दे सकती हो? अपना मुंह बंद रखो। हेमा चिल्लाई, तुम्हारी बेटी का विवाह पूर्व गर्भधारण, तुम्हें मेरे बेटे पर टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? दोनों बहनें दरवाजे पर झगड़ने लगीं, जबकि अदिति एक गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। उसका मिजाज अपने चरम से गिर गया था। वो शुरू में ये देखने आई थी कि कैसे जय सिंह उसके चाचा के पैरों तले रौंदा जाएगा और कैसे ये परिवार अपमानित होगा। हालांकि स्थिति इस चरण तक पहुंच गई थी और जय सिंह ने बाजी पलट दी थी। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि होलकर परिवार और शेखावत परिवार के बीच इस टकराव में शेखावत परिवार कैसे हार सकता था। विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में से एक शेखावत परिवार होलकर परिवार द्वारा नीचे गिरा दिया गया। अचानक सूट पहने एक आदमी सुरक्षा गार्डों के एक समूह के साथ आया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? सूट पहने आदमी ने कठोरता से मांग की। तुम्हारे काम से काम रखो, सुजाता ने पलटकर जवाब दिया। मैं बिल्डिंग के संपत्ति प्रबंधन से हूं, मुझे एक फोन आया कि यहाँ कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, निवासियों की शांति भंग कर रहे हैं। सूट पहने आदमी ने कठोरता से कहा, क्या आप यहाँ रहती हैं? ओ, सुजाता की अचानक हवा निकल गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ रहती हो या नहीं? सूट पहने आदमी ने गुस्से से पूछा। खैर हम बस जा रहे हैं, हेमा ने जल्दबाजी में कहा। यह नहीं चलेगा, सूट पहने आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। हम संपत्ति प्रबंधन हैं और हमारी हर निवासी के प्रति जिम्मेदारी है। हमें आपकी पहचान सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे क्या तुम्हें इतना अनुचित होना आवश्यक है? अदिति को गुस्सा आ गया। हम यहाँ नहीं रहते, लेकिन किसी ने हमें आमंत्रित किया है, इसमें क्या समस्या है? क्या आपको यहाँ के किसी निवासी ने आमंत्रित किया था? सूट पहने आदमी ने पूछा। कौन सा निवासी? मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। अदिति के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। क्या इस स्थिति में वास्तव में जय सिंह से मदद मांगने की आवश्यकता थी? कौन सा निवासी, कृपया मुझे बताएं। सूट पहने आदमी ने भौहें सिकोड़ी। अगर आप सहयोग नहीं करती हैं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंत में सुजाता ने फुसफुसाया, यह वहां विक्रम सिंह का परिवार है। ओह, ये श्री विक्रम है। सूट पहने आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत इसकी पुष्टि करूंगा। असुविधा के लिए क्षमा करें, कृपया समझें कि यह हमारा कर्तव्य है, हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। सूट पहने व्यक्ति जय सिंह के घर के दरवाजे के पास पहुंचा, अत्यंत सम्मान के साथ दरवाजा खटखटाया। उसके चेहरे पर लगभग चापलूसी भरी मुस्कान थी। दरवाजा खुला और जो व्यक्ति बाहर आया वो सरिता थी। श्रीमती सरिता, नमस्ते। सूट पहने व्यक्ति सरिता से कुछ बार मिल चुका था और उसने जल्दी से मुस्कुराकर अभिवादन किया। क्या बात है? सरिता के चेहरे पर फिर से जीवंतता लौट आई थी। बात ऐसी है, सूट पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए सुजाता और उसके समूह से जुड़ी स्थिति के बारे में बताया। सरिता ने उन पर एक नज़र डाली और कहा, मैं उन्हें नहीं जानती है। सूट पहने व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सरिता, तुम ये क्या कह रही हो? सुजाता तुरंत भड़क उठी। तुम्हारे परिवार ने हमें रात के खाने पर बुलाया था और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती। सरिता आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती? सरिता गुस्से में थी। सुजाता, तुम मुझसे लज्जा की बात करने की हिम्मत करती हो? तुम्हारी बेटी विवाह से पहले गर्भवती हो गई और तुम मुझसे ये बातें कह रही हो? जैसे ही ये शब्द निकले कुछ सुरक्षा गार्डों की आंखें चमक उठी। वे सभी अदिति को देखने लगे। अदिति का चेहरा लाल हो गया। वह चाहती थी कि जमीन में कोई दरार मिल जाए और वह उसमें समा जाए। यह निश्चित रूप से एक गौरवशाली क्षण नहीं था। सुजाता गुस्से में थी और फिर से सरिता से बहस करने लगी।
ज्यादा देर नहीं हुई थी कि विक्रम सिंह बाहर आए। उन्होंने सरिता को पीछे खींच लिया। चाहे कुछ भी हो चलो प्रेमनाथ जी का तो मान रखें। हेमा और अन्य दो प्रसन्न थे। ये कम से कम उनके लिए चिंता करने वाली एक परेशानी कम थी। सरिता ने कुछ शब्द बुदबुदाए और विक्रम सिंह सूट पहने व्यक्ति की ओर मुड़े। सुजाता और वह अदिति वास्तव में हमारे द्वारा आमंत्रित की गई थीं, लेकिन वह औरत जो वहां है हमें नहीं पता कि वह कैसे आए। इसके अलावा उसका बेटा गलत इरादे से एक निजी संपत्ति में घुस आया था और उसे ले जाया गया है। हेमा तुरंत भ्रमित हो गई। यह उसे बाहर छोड़ने का एक प्रयास था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिर विक्रम सिंह ने आज वास्तव में केवल प्रेमनाथ के परिवार को ही आमंत्रित किया था। ऐसा है क्या? सूट पहने व्यक्ति कोई मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि विक्रम सिंह का क्या मतलब है। तुम दोनों अब जा सकती हो। सूट पहने व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, उसे ले जाओ। कुछ सुरक्षा गार्ड पास आए और मैंने सिंगली हेमा को घेर लिया। दीदी, हेमा ने डर से सुजाता को देखा। सुजाता ने अपना सिर फेर लिया, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हेमा गुस्से से कांप उठी, चिल्लाते हुए, सुजाता, मैं आज यहाँ तुम्हारी बेटी के लिए आई थी और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। सुजाता ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अदिति के साथ सीधे चली गई। उनके पीछे हेमा एक बाजारू औरत की तरह कोस रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे सुरक्षा गार्डों द्वारा ले जाया गया। इसके बाद पुलिस की जांच हुई और शायद वो इसमें शामिल होने से बच नहीं सकती थी। जय सिंह के परिवार के घर के अंदर सिंघानिया परिवार को अस्तव्यस्त होकर जाते देख सरिता का चेहरा संतुष्टि से भर गया। उसने जय सिंह के कंधे पर थपथपाया। जय, ऐसी नीच औरत के लिए गुस्सा करना व्यर्थ है। बाद में मैं तुम्हें कुछ बेहतर लड़कियों से मिलवाऊंगी। हमारा परिवार ऐसा नहीं है कि उस तरह की नीच औरत उसकी आकांक्षा कर सके। जय सिंह मुस्कुराया, मैं गुस्सा नहीं हूं। सबसे अच्छा है अगर तुम गुस्सा नहीं हो। सरिता हंसी। विक्रम अस्पताल ने अभी कुछ नई नर्सों की भर्ती की है, सभी अभी स्नातक हुई है। क्यों न एक को जय से मिलवाएं? ठीक है, तुम पहले आराम करो, बच्चा अभी हाई स्कूल में है, तुम इस बारे में क्यों परेशान हो रही हो? विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया। हे सरिता खिलखिलाई और ऊपर चली गई। जब से यमुना विहार में रहने आई थी, सरिता का पसंदीदा स्थान ऊपर का शयन कक्ष ही था। एक बड़ी बालकनी से सुंदर दृश्य दिखाई देता था, शानदार सजावट थी और जो आराम मिलता था, सरिता को लगता था कि उसका पूरा जीवन सिर्फ इसी के लिए सार्थक था। पिताजी, आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए, मैं पहले वहां जाता हूं, जय सिंह ने कहा। विक्रम सिंह ने जवाब दिया, जल्दी मत करो, चलो पिता पुत्र साथ में कुछ जाम पीते हैं। जय सिंह थोड़ा हैरान हुआ। जब से वो वापस आया था उसने विक्रम सिंह से बात करने की कोशिश की थी, खासकर नियति ग्रंथ के बारे में, लेकिन विक्रम सिंह ने उसे ज्यादा बोलने का मौका कभी नहीं दिया। आज क्या हो रहा था? ठीक है, जय सिंह ने शराब की एक बोतल उठाई और विक्रम सिंह के पीछे भोजन कक्ष में चला गया। भोजन कक्ष से सुंदर ढंग से सजाया गया पिछला बगीचा दिखाई देता था। हालांकि रात थी, फिर भी शांत वातावरण बहुत आरामदायक था। विक्रम सिंह ने लगातार 3 प्याले शराब पी, फिर अपना प्याला अलग रखा और जय सिंह की ओर मुड़े। जय, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कई प्रश्न हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुमसे अभी बस एक बात पूछूंगा, नियति ग्रंथ, तुम किस पृष्ठ पर पहुंच गए हो? उसका उत्साह बढ़ गया। जय सिंह को आभास हुआ कि विक्रम सिंह आखिरकार नियति ग्रंथ का उल्लेख कर रहे हैं। मैं अभी भी दूसरे पृष्ठ पर हूं, जय सिंह ने कहा, लेकिन तीसरा पृष्ठ जल्द ही खुलने वाला है। दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ। विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, जैसे वो कुछ गणना कर रहा हो या सोच रहा हो। पिताजी, नियति ग्रंथ के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? जय सिंह ने उत्सुकता से पूछा। आपको ये कहाँ से मिला? क्या क्या आपने इसकी साधना की है? यह वो प्रश्न था जिसका उत्तर जय सिंह सबसे ज्यादा चाहता था। चूंकि विक्रम सिंह के पास नियति ग्रंथ था और वह इसे समझता था, तो उसने खुद इसकी साधना की होगी, है ना? मैंने नहीं की। विक्रम सिंह ने अपना सिर हिलाया। मैं नियति ग्रंथ नहीं खोल सकता। क्यों नहीं? जय सिंह ने उत्सुकता से पूछा। तुमने इसे कैसे खोला? विक्रम सिंह ने पलटकर पूछा। जय सिंह ने अपना अनुभव सुनाया, जिस पर विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। यह सही है, इसे खोलने के लिए वास्तव में तुम्हारे रक्त की आवश्यकता होती है। लेकिन क्यों? जय सिंह ने उत्सुकता से पूछा। विक्रम सिंह ने कहा, क्योंकि यह तुम्हारे वंश के रक्त से मुहरबंद है। हमारे वंश? जय सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सदमे में बोला, लेकिन मेरा वंश तो आपसे ही चला आ रहा है ना? विक्रम सिंह मुस्कुराया। उसने धीरे से जय सिंह के कंधे पर थपथपाया और कहा, यह अलग है। ये कैसे अलग है? जय सिंह बहुत हैरान था और उसने विक्रम सिंह पर सोल सर्चिंग टेक्निक का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख सका, जो बहुत अजीब था। जब तुम चौथा पृष्ठ खोलोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, विक्रम सिंह ने धीरे से कहा। अभी के लिए बस एक बात याद रखो, तुम्हारे लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी शक्ति बढ़ाओ और नियति ग्रंथ का चौथा पृष्ठ जितनी जल्दी हो सके खोलो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आपका क्या मतलब है? जय सिंह ने उत्सुकता से पूछा। जब तुम चौथा पृष्ठ खोलोगे तो मैं समझाऊंगा। विक्रम सिंह ने जय सिंह के कंधे पर थपथपाया और हल्की आह भरी। जय, अदिति के साथ तुम्हारी विवाह की व्यवस्था के बारे में क्या तुम मुझे थोड़ा दोष देते हो? मैं? जय सिंह ने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, मैं पहले आपको दोष देता था, ये सोचकर कि आपने मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। लेकिन चूंकि अंकल प्रेमनाथ मेरे प्रति इतने दयालु रहे हैं, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।
बस बात यह है कि अदिति और मैं आखिर एक ही रास्ते पर नहीं हैं, तुम दोनों निश्चित रूप से एक साथ नहीं हो सकते, विक्रम सिंह ने कहा। अदिति तुम्हारी जीवन यात्रा में बस एक अनुभव है। मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि मैं पहले ही बता सकता था कि यह लड़की विवाह की व्यवस्था का पालन नहीं करेगी, वह केवल तुम्हें उकसाने के लिए थी। क्या जय सिंह स्तब्ध रह गया? इसका क्या मतलब था? क्या ये सब विक्रम सिंह की योजना का हिस्सा था? इतना हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, विक्रम सिंह ने कहा। अगर अदिति न होती तो तुम 3 वर्ष के लिए सेना में कैसे शामिल होते? उन 3 वर्षों के बिना तुम इस मुकाम तक कैसे पहुंचते? आपका मतलब है ये सब आपकी योजना का हिस्सा था? जय सिंह हक्का बक्का रह गया। ये पूरी तरह से मेरी योजना नहीं थी, मैंने बस अदिति को चुनने में तुम्हारी मदद की। आगे जो हुआ वो नियति थी, विक्रम सिंह मुस्कुराया। बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। जब तुम चौथे पृष्ठ पर पहुंचोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जय सिंह ने एक गहरी सांस ली। चौथे पृष्ठ पर आखिर है क्या? मुझे भी नहीं पता कि चौथे पृष्ठ पर क्या है, लेकिन जब तुम उसे खोलोगे तब तुम उन जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता रखना शुरू कर दोगे जिन्हें तुम्हें उठाना है। विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया। देर हो गई है, जाकर सो जाओ। लेकिन जय सिंह कैसे सो सकता था? पहली बार उसे आभास हुआ कि वह अपने पिता को बिल्कुल भी नहीं समझता था। यह व्यक्ति जो कमजोर और ईमानदार एक ग्रामीण व्यक्ति लगता था, उसकी कोई गुप्त पृष्ठभूमि जरूर होगी। लेकिन वह इस बात पर क्यों जोर दे रहा था कि वह नियति ग्रंथ का चौथा पृष्ठ खोले, तभी वह इसके बारे में बात कर सकता है? और उसे 3 वर्ष सेना में सेवा करने के लिए क्यों भेजा गया था? क्या इसलिए कि केवल उन 3 वर्षों की सेवा करके ही वह नियति ग्रंथ खोल सकता था? इन सवालों ने जय सिंह को पूरी रात बेचैन रखा। अंत में उसने सोने का विचार छोड़ दिया और ध्यान करने के लिए पद्मासन में बैठ गया, जो सोने से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुआ। प्रेमनाथ के घर पर जब सुजाता अदिति को घर वापस लाई तो घर में अंधेरा था, सिवाय बैठक में टिमटिमाते एक छोटे से लाल बिंदु के। सुजाता ने बत्ती जलाई और प्रेमनाथ को थकेहारे बैठक में धूम्रपान करते देखकर चौंक गई। उसके पैरों के चारों ओर फर्श सिगरेट के टुकड़ों से भरा था और उसके बगल की मेज पर 3-4 खाली पैकेट पड़े थे जो सभी पी लिए गए थे। प्रेमनाथ जी, आप क्या कर रहे हैं? सुजाता जल्दी से पास आए। क्या आपने धूम्रपान नहीं छोड़ दिया था? आपने फिर से क्यों शुरू कर दिया? और इतना ज्यादा धूम्रपान, क्या आप अब जीना नहीं चाहते? प्रेमनाथ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सुजाता के पीछे चल रही अदिति को देखा। उसका चेहरा अचानक उतर गया। तुम्हारे पास वापस आने का मुंह भी है? अदिति ने अपने दांत भींचे। मेरे पास वापस आने का मुंह क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे जय सिंह पसंद नहीं है, लेकिन आपने जोर देकर मुझे उससे विवाह करने के लिए कहा। क्या ऐसा करना आपका सही था? क्या ये बात है कि तुम्हें जय सिंह पसंद नहीं है, या यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसका परिवार बहुत गरीब है? प्रेमनाथ ने सीधे मुद्दे की बात की। अदिति शर्मिंदा हो गई, लेकिन सुजाता ने जल्दी से कहा, प्रेमनाथ जी, आप अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? विवाह बराबरी वालों में ही होता है, ये स्वाभाविक है। हमारी लड़की जानती है कि वह क्या कर रही है, वह जानती है कि किसे चुनना है और किसे नहीं। इसमें क्या गलत है? क्या आप सच में चाहते हैं कि कोई गरीब लड़का उसे बहका ले जाए और वह भविष्य में दुख और मेहनत करे? तब किसकी गलती होगी? अपना मुंह बंद रखो, प्रेमनाथ गुस्से में चिल्लाया। औरतों वाली बुद्धि तुम क्या जानो? क्या जय सिंह अब सच में रोहन से कम है? वह सुजाता चौंक गई, फिर बोली, अब की बात करने का क्या फायदा? पहले वह रोहन की तुलना में कितना कम था। उन परिस्थितियों में आप हमारी बेटी से कैसे उम्मीद करते हैं कि वह चुने? एक तरफ सभ्य और शालीन अमीर ज्यादा है, दूसरी तरफ गंवार और असभ्य गरीब लड़का। आपको क्या लगता है हमारी लड़की को कैसे चुनना चाहिए? प्रेमनाथ ने गुस्से में कहा, मैंने उनका विवाह बहुत पहले तय कर दिया था। जय सिंह की परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसे अपनी जगह का पता होना चाहिए। उसे चुनने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? वह विवाह आपने तय किया था, हमारी बेटी का इससे क्या लेना देना? सुजाता चिल्लाई। जब आपने यह व्यवस्था की थी तब हमारी बेटी बस कुछ वर्ष की थी, वह तब कुछ नहीं समझती थी। अब जब वो बड़ी हो गई है तो वह सही गलत जानती है। क्या आप अभी भी चाहते हैं कि वह उस गंवार असभ्य गरीब लड़के के साथ रहे? मुझे लगता है कि कोई भी लड़की तैयार नहीं होगी, है ना? तैयार हो या न हो, एक बार विवाह का वचन दे दिया तो यह एक प्रतिबद्धता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रेमनाथ ने अपनी आवाज ऊंची की। और उस रोहन के साथ ऐसी घटना होना? अदिति, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती? अदिति को गुस्सा आ गया। मैं क्यों बेशर्म हूँ? आजकल प्यार में पड़ना और ऐसी घटनाएं होना क्या गलत है? आप इतने पुराने जमाने के क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि हम अभी भी आपके युग में जी रहे हैं? प्रेमनाथ जी, वह आपकी अपनी बेटी है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सुजाता ने गुस्से में कहा। इसके अलावा जो हो गया सो हो गया, अब इन बातों को कहने का क्या फायदा? रोहन अब हमारा दामाद है, क्या आप हमारी बेटी की भावनाओं का ध्यान नहीं रख सकते? ध्यान। प्रेमनाथ की आंखें गुस्से से सफेद हो गई, उसने दांत पीस लिए। सुजाता, बेटी को तुमने ही इस तरह बिगाड़ा है, तुम अंततः जो कर रही हो उस पर पछताओगी। जो हो गया सो हो गया, पछताने को क्या है? सुजाता ने कहा। मुझे लगता है कि रोहन बुरा नहीं है, जय सिंह तो बस होलकर परिवार पर निर्भर है, लेकिन रोहन की खुद की एक मजबूत पृष्ठभूमि है। प्रेमनाथ दहाड़ा, तुम मेरे सामने उस रोहन का उल्लेख मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तक मैं जीवित हूं अदिति कभी भी रोहन के साथ नहीं रहेगी। क्यों? अदिति ने उत्सुकता से पूछा। रोहन में क्या गलत है? आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आप जय सिंह के प्रति इतने अच्छे हो सकते हैं तो आप रोहन के प्रति अधिक सहनशील क्यों नहीं हो सकते? क्या आपको नहीं लगता कि आप कितना अन्याय कर रहे हैं? अन्याय? प्रेमनाथ ने अदिति को गुस्से से देखा।
मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा अन्याय किया है वह है तुम्हारा विवाह जय सिंह से तय करना। तुम बस उसके लायक नहीं हो। प्रेमनाथ जी, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? सुजाता भड़क उठी। मैं कहाँ जय सिंह के लायक नहीं हूँ, ये जय सिंह है जो मेरे साथ रहने के लायक नहीं है, अदिति ने गुस्से में चिल्लाया, फिर रोते हुए घर से बाहर भाग गई। अदिति, सुजाता ने जल्दी से उसे रोकना चाहा। वापस आओ, प्रेमनाथ दहाड़ा, जिससे सुजाता डर के मारे बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। प्रेमनाथ जी, आप ऐसे क्यों हैं? सुजाता ने निराशा में आह भरी। आखिर वह हमारी बेटी है, आप उसे जय सिंह से विवाह करने पर क्यों जोर दे रहे हैं जिसे वह पसंद नहीं करती? और आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ा अन्याय से आपका क्या मतलब है? प्रेमनाथ चुप हो गया, लगातार 2 सिगरेट पी, फिर गहरी आह भरी धीरे से बोला। सुजाता, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब तुम मेरे साथ थीं तो मैं क्या करता था? ज्योतिष? हाँ, सुजाता ने जवाब दिया। जब मैंने तुमसे विवाह किया तो तुमने व्यापार करना शुरू कर दिया और हमारा परिवार धीरे धीरे धनी हो गया। सही है, व्यापार तो बस परिवार का भरण पोषण करने के लिए था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा जुनून भाग्य और नियति का अध्ययन करना रहा है। प्रेमनाथ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जय सिंह की नियति कुछ ऐसी है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां किसी के लिए भी अकल्पनीय हैं। मैंने जब वो छोटा था, जब विक्रम सिंह गरीबी में था, तब अदिति के साथ विवाह की व्यवस्था करके फायदा उठाया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अन्याय है जो मैंने किया है। दुर्भाग्य से मेरी चतुर योजनाओं के बावजूद मैं अंततः मानवीय लालच से हार गया। 30 वर्ष नदी के इस पार, 30 वर्ष उस पार, 18 की आयु में गरीबी से क्या होता है? जिसके हृदय में महत्वाकांक्षा हो और रगों में जुनून, वो आसमान से भी होड़ लेने का साहस रखता है। अदिति, तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी कोशिश की, बस अफसोस है कि तुम अवसर का लाभ नहीं उठा सकी। अदिति अपने घर से भागकर सीधे रोहन के पास गई, जहां उसने रोते हुए उसे शाम की घटनाओं के बारे में बताया। रोहन शांत रहा, उसकी आवाज ठंडी थी। अदिति, उत्तेजित मत हो, ये जय सिंह अब ज्यादा दिन नहीं उछल पाएगा। अदिति अपनी हैरानी व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन होलकर परिवार ने शेखावत परिवार को पहले ही हरा दिया है और बहुत संभावना है कि वह 10 बड़े परिवारों में से एक बन जाएगा। होलकर परिवार के समर्थन से हम उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? 10 बड़े परिवार तो क्या? रोहन ने व्यंग्य से कहा। यह मत भूलो, मेरे दादाजी सिन्हा परिवार के मुखिया हैं जो 10 बड़े परिवारों में से एक हैं। भले ही होलकर परिवार 10 बड़े परिवारों में शामिल हो जाए, वे सबसे नीचे होंगे। वे मेरे दादाजी के घर से कैसे तुलना कर सकते हैं? इसके अलावा क्या वे 10 बड़े परिवारों में से एक बन सकते हैं? इसके लिए अभी भी अन्य परिवारों की सहमति की आवश्यकता है। होलकर परिवार, उनके पास कोई अवसर नहीं है। अदिति बहुत खुश हुई। सही है, मैं तुम्हारे दादाजी के बारे में भूल गई थी। वह रामपुर कब आ रहे हैं? देखो, उस जय सिंह के कारण हमारे परिवार की क्या हालत हो गई है। जब दादाजी आएंगे तो उन्हें मेरा बदला लेना ही होगा। वह कल रात पहुंचेंगे, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। कल रात? अदिति अचानक उत्साहित हो गई। इतनी जल्दी? सिन्हा परिवार के मुखिया का व्यक्तिगत रूप से आना कितना भव्य होगा। हे रोहन हंसा। इस कार्यक्रम का पैमाना तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होने वाला है। सच में? अदिति और भी उत्साहित हो गई। क्या सिन्हा परिवार से बहुत से लोग आएंगे? रोहन ने कहा। न केवल सिन्हा परिवार से लोग आएंगे बल्कि अन्य 10 बड़े परिवारों के मुखिया भी वहां होंगे। अदिति चकित रह गई। दादाजी हमारी मां को स्वीकार करने आ रहे हैं और 10 बड़े परिवारों के मुखिया भी आ रहे हैं। क्या दादाजी का प्रभाव इतना मजबूत है? ऐसा नहीं है, रोहन ने अपना सिर हिलाया। शेखावत परिवार की शक्ति अपर्याप्त थी, इसलिए वे पहले ही 10 बड़े परिवारों से हट चुके हैं, जिससे एक पद रिक्त हो गया है। अन्य 9 परिवारों के मुखिया इस बार विशेष रूप से शेखावत परिवार द्वारा छोड़े गए रिक्त पद को भरने के लिए एक परिवार का चयन करने आ रहे हैं। ओह, अदिति को अचानक समझ आया और उसने भौहें सिकोड़ी। 9 बड़े परिवारों के सभी मुखियाओं का रामपुर आना, क्या ये होलकर परिवार को बहुत अधिक सम्मान नहीं दे रहा है? क्या इससे इस बार होलकर परिवार को एक बड़ा अवसर नहीं मिलता? अगर केवल होलकर परिवार होता तो चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस बार होलकर परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले 2 और परिवार हैं, रोहन ने कहा। वे जौनपुर का चौहान परिवार और सोलापुर का यादव परिवार हैं। ये दोनों परिवार होलकर परिवार से कम शक्तिशाली नहीं हैं और गंभीर दावेदार हैं। इस बिंदु पर रोहन ने फिर से व्यंग्य किया। सही है, क्या तुम जानती हो सोलापुर के यादव परिवार का वर्तमान मुखिया मेरा चाचा है, मेरे पिता का चाचा है। ऐसी भी बात है? अदिति चकित थी। मैंने तुम्हें पहले इस बारे में उल्लेख करते हुए क्यों नहीं सुना? मुझे भी अभी पता चला है, रोहन ने व्यंग्य से कहा। पिछले वर्षों में हमारे परिवार की स्थिति औसत थी और हम यादव परिवार से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते थे। यादव परिवार ने हमें दूसरी नज़र से भी नहीं देखा। हालांकि कुछ दिन पहले मेरे दादाजी की स्थिति सामने आने के बाद यादव परिवार तुरंत हमसे जुड़ने के लिए आ गया। हम समय का पहिया घूम गया है, तो अब यादव परिवार की बारी है हमारे पास आने की। अदिति और भी उत्साहित थी और उत्सुकता से बोली। अगर इस बार यादव परिवार 10 बड़े परिवारों में से एक बन जाता है तो हमारे परिवार के 10 बड़े परिवारों में से 2 के साथ घनिष्ठ संबंध होंगे। हे रोहन ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। सही है, चयन के लिए रामपुर को क्यों चुना? अदिति ने सोचा। यह मेरे दादाजी का अनुरोध था, रोहन हंसा। तुम जानती हो, 10 बड़े परिवारों में मेरे दादाजी अधिक प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। वो बस इस अवसर का लाभ उठाकर हमसे मिलने आना चाहते थे।
समझ गई। अदिति की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, दादाजी वास्तव में सक्षम है, बस मुझे यकीन नहीं है कि क्या वो इस बार होलकर परिवार को 10 बड़े परिवारों से बाहर रख सकते हैं। उसकी चिंता मत करो, रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यद्यपि मेरे दादाजी ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, मुझे पहले ही खबर मिल गई है। 10 बड़े परिवारों के भीतर कई परिवारों ने होलकर परिवार से निपटने के लिए गुप्त रूप से गठबंधन करना शुरू कर दिया है। इस बार होलकर परिवार की निश्चित रूप से कोई आशा नहीं है। ये बहुत अच्छा है, अदिति ने व्यंग्य से कहा। इस बार के बाद मैं देखना चाहती हूँ कि जय सिंह के पास अभिमानी होने के लिए क्या बचा है। मेरे पिता कहते हैं कि मैं जय सिंह के लायक नहीं हूँ, मैं उन्हें ये देखने दूंगी कि वास्तव में कौन किसके लायक नहीं है। कोई समस्या नहीं, रोहन हंसा। 10 बड़े परिवारों की बैठक के दौरान कुछ लोगों को देखने की अनुमति है। मैं अपने दादाजी से बात करूंगा और तुम्हें साथ ले आऊंगा ताकि तुम्हारे पिता देख सके कि कैसे होलकर परिवार को 10 बड़े परिवारों से निष्कासित किया जाता है और कैसे जय सिंह को 10 बड़े परिवारों के पैरों तले कुचला जाता है। ये तो बहुत बढ़िया होगा। अदिति ने उत्साह से रोहन को गले लगा लिया। रोहन, तुम बहुत अद्भुत हो। इस बार मैं अपने पिता को अपनी आंखों से देखने दूंगी कि मेरी पसंद सही है। अगले दिन सुबह डीन वर्मा व्यक्तिगत रूप से अपने घर के दरवाजे पर जय सिंह का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। परियोजनाएं शहर के अस्पताल को फिर से उठने का मौका देंगी और शहर के अन्य सभी अस्पतालों को भी पार कर जाएंगी। इन परियोजनाओं को सुरक्षित करना शहर के अस्पताल में एक बड़े उत्सव का कारण था, जिसे उत्सव की तरह सजाया गया था। फिर भी परियोजनाएं शुरू होने से पहले ही उन्हें तीसरे अस्पताल ने छीन लिया था। तीसरे अस्पताल द्वारा परियोजनाएं लेने के बाद पूरा शहर का अस्पताल विलाप से भर गया था और हर कोई टूटने के कगार पर था। कुछ तो लगभग निराश हो चुके थे और डीन वर्मा को अनंत दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे संकट के बीच स्थिति ने एक चमत्कारी मोड़ लिया। परियोजनाएं चमत्कारिक रूप से शहर के अस्पताल में लौट आईं। जो खो गया था उसे फिर से पाने की भावना अकल्पनीय थी और शहर के अस्पताल में हर कोई शब्दों से परे रोमांचित था। डीन वर्मा निश्चित रूप से जानते थे कि इन मामलों में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए जय सिंह के प्रति उनका आभार बहुत बड़ा था। जय सिंह डीन वर्मा से काफी संतुष्ट थे, वो व्यक्ति बहुत चतुर था। अब विक्रम सिंह और सरिता दोनों शहर के अस्पताल में काम कर रहे थे, एक अच्छे वेतन के लिए आसान काम कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थी। सरिता अपने पूर्व गांव में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी। उसे गांव का दौरा करने में आनंद आता था और हमेशा उन लोगों से घिरी रहती थी जो अस्पताल में काम करने और एक विला में रहने के उसके जीवन के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, जिससे उसकी व्यर्थता को काफी हद तक संतुष्ट किया जाता था। अतीत में जय सिंह केवल विक्रम सिंह की भावनाओं की परवाह करता था। हालांकि पिछली रात की घटनाओं के बाद जय सिंह को अचानक आभास हुआ कि शहर के अस्पताल जैसी कोई चीज विक्रम सिंह के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। सरिता से उसका विवाह शायद उसकी पहचान छिपाने का एक तरीका हो सकता है। वैसे मास्टर जय, डीन वर्मा ने उत्साह से कहा, मुझे खबर मिली है कि फतेहचंद खत्म हो गया है। उस पर गंभीर घूसखोरी का संदेह है और इस बार तीसरे अस्पताल के निदेशक डीन वाघेला भी दुर्भाग्य में पड़ गए हैं। इन दोनों दुष्टों ने उस दिन हमारे खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब उन्हें अपने ही कर्मों का परिणाम मिला है। जय सिंह मुस्कुराया। शेखावत परिवार के पतन के बाद होलकर परिवार हिसाब चुकता करना शुरू कर देगा। शेखावत परिवार के समर्थन के बिना फतेहचंद जैसे लोग केवल फुदिकने वाले कीड़े थे और निश्चित रूप से होलकर परिवार द्वारा गंभीरता से नहीं लिए जाएंगे।